हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। सो बेसिकली कल का हमारा हिंदू एनालिसिस नहीं आया था और उसका रीजन ये था कि कल के आर्टिकल में कल के न्यूज। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। सो बेसिकली कल का हमारा हिंदू एनालिसिस नहीं आया था और उसका रीजन ये था, कल के न्यूज़पेपर में आपके मुझे सिर्फ दो ही जो मेन आर्टिकल्स थे इंपॉर्टेंट लगे, जिसमें से एक आपका नोबेल प्राइज के ऊपर था, जिसमें आज भी आपके नोबेल प्राइज के ऊपर आ रखा है। कल मेडिसिन के फील्ड में दिया था, आज फिजिक्स के फील्ड में अनाउंस किए गए हैं। तो मुझे था कि हम एक पर्टिकुलर या दो पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए वीडियो बनाएंगे, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से एक साथ ही मैं क्लब कर दूंगी कल वाले आर्टिकल्स को भी और आज वाले को भी, और एक साथ आपको 9 to 10 मिनट्स में कंप्लीट एनालिसिस प्रोवाइड करवा दूंगी। सो आपका कोई भी आर्टिकल, कोई भी करंट अफेयर मिस नहीं होगा। तो आइए अब आज का हम शुरू करते हैं, जिसमें आपके कल के भी न्यूज है। तो बेसिकली सबसे पहले आपने जो थंबनेल पे देखा होगा कि हमारे जो इंडियन मिनिस्टर्स हैं, दे सेड कि गेट आउट ऑफ योर 41 डिप्लोमेट्स, मतलब वो कनाडा जो है कैनेडियन प्रेसिडेंट को कह रहे हैं कि आप अपने 41 डिप्लोमेट्स जो है इंडिया से 10 अक्टूबर तक वापस बुला लीजिए। इसका रीजन क्या है कि ये है इसका रीजन मेजरली क्योंकि आपको पता है जो भी इंडिया और कनाडा के बीच में क्लैश चल रहा है डिप्लोमेटिक लेवल्स पर, वहां के खालिस्तान का इशू जो है वो हमारे बारे में हार्श स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जो एक फ्रेंडली जेस्चर होता है एक टाइम के बाद वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, नेग्लिजिबल रह जाता है। तो बेसिकली जो हमारे इंडियन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, ऑफिशियली ये बात नहीं बोली गई है बट ऐसा कहा जा रहा है कि जितने इंडिया के डिप्लोमेट्स ओटावा में हैं अप्रोक्सीमेटली आप लोग भी उतने ही इंडिया में रखिए। अननेसेसरी फालतू के डिप्लोमेट्स को इंडिया में ना रखिए और उनको 10 अक्टूबर तक वापस कनाडा बुला लीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जस्टिन ट्रूडो को बोला गया है उनके खिलाफ जो है, जो ये डिप्लोमेट्स हैं इनके खिलाफ लीगल इम्यूनिटी जो है चली जाएगी। अब लीगल इम्यूनिटी क्या होता है? जब भी किसी एक कंट्री के डिप्लोमेट्स दूसरी कंट्री में आकर रहते हैं, ठीक है, तो वो जो कंट्री है जहां वो रह रहे हैं वहां पे उनको लीगल प्रोटेक्शंस दी जाती है, जैसे कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाता और बाकी जितने भी प्रिविलेजेस होते हैं उनके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूल्स होते हैं, उनकी खास जो है सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। ये सब जो लीगल इम्यूनिटी है डिप्लोमेट्स के लिए, ये उनके लिए नहीं रहेंगी। तो इसके लिए फर्दर ऑन जो है इंडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। सो देखते हैं आगे क्या होता है। 10 अक्टूबर तक पता चलेगा क्योंकि अभी जो डेडलाइन अनऑफिशियली दी गई है वो डेट इज 10 अक्टूबर के, तब तक आप अपने वापस बुला लीजिए। और साथ ही में जो कैनेडियन प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है वहां पे कि कनाडा में फ्री स्पीच को अब प्रमोट नहीं किया जाएगा ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब कोई भी मूवी है, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वहां पर कुछ भी रिलीज होता है तो पहले फ्री स्पीच था कि वो लोग कुछ भी बोल सकते, कुछ भी दिखा सकते थे। अब कहा जा रहा है कि उनको गवर्नमेंट के साथ जो है ऑफिशियली ऑर्गेनाइजेशंस को अपना डाटा पहले अपलोड करना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर अप्रूवल मिलता है तभी वो लोग एज अ फ्री स्पीच उसमें जो भी कंटेंट दिखाया गया है, पब्लिश हुआ है, वो दिखा सकते हैं। सो ये चीज बोली जा रही है। अगर यही चीज अभी इंडिया में होते तो भर भर के क्रिटिसिज्म मिलता हमें उधर से। ऑल्दो हमें उस चीज में नहीं जाना है। बेसिकली अभी जो न्यूज चल रही है वो यही है कि उनके डिप्लोमेट्स को जाने के लिए इंडिया ने बोल दिया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम 10 अक्टूबर के अराउंड दोबारा डिस्कस करेंगे कि क्या सिनेरियो चल रहा है। तो आइए आज के हम अपने नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, दैट इज नोबेल प्राइज के ऊपर है। 2023 के जो फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज दिए गए हैं, दैट इज पेरी, फ्रैंक और एनी को दिए गए हैं। इनको क्यों दिया गया? ऑटो सेकेंड लाइट पल्स के डिस्कवरी के रिगार्डिंग। ऑटो सेकेंड लाइट पल्स क्या होता है? आपको ऑटो सेकेंड नाम से समझ में आ रहा होगा, ब्रेक डाउन करोगे तो एक बहुत ही मिनी सेकेंड, मतलब सेकेंड से भी कम सेकेंड वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, उसका भी सेकंड का भी जो मिनी सेकंड वाला पार्ट है उसके रिगार्डिंग इन्होंने डिस्कवरी की कि तब हम जब एक पल्स या एक बीम ऑफ लाइट को हम डालेंगे तो क्या किस तरीके से रिएक्शन पॉसिबल होती है। ऑल्दो ये इस पे अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन जो मेजर पार्ट है वो यही है कि सेकंड से भी कम पार्ट में अगर हम लाइट की पल्स को देखना चाहेंगे, रिएक्शंस ऑब्जर्व करना चाहेंगे, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों के ऊपर वैसे अप्लाई किया जाता है, तो क्या कुछ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इससे हमारे क्या कंक्लूजन्स निकल सकते हैं। सो ये डिस्कवरी भी अपने आप में काफी बड़ी डिस्कवरी है कि इस फील्ड में जाके रिसर्च करना, इसलिए इन तीन को बात की गई है नोबेल प्राइज देने की। उसके बाद हमारे जो कल बताया गया था न्यूज़पेपर में, दैट इज फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में बोला गया है कैटलिन कैरिको को और ड्रू वेसनमैन को। इनको इसलिए बोला गया है क्योंकि इन्होंने mRNA जो आपकी वैक्सीन है वो डिस्कवर की थी। अब हम ये समझ लेते हैं mRNA वैक्सीन क्या होता है। बेसिकली आपका जो, जैसे आपको पता आपका डीएनए होता है, डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है जो हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है इजीली अवेलेबल, और डीएनए से आपका बनता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए, ठीक है, ये होता है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड, और आरएनए से आपका बन जाएगा प्रोटीन ट्रांसलेशन के थ्रू। दिस इज ट्रांसक्रिप्शन एंड दिस इज ट्रांसलेशन, ठीक है। प्रोटीन्स जो आपके डिफरेंट जैसे जो होते हैं, जो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बॉडी के, ठीक है, ये सब। तो बेसिकली अभी जो आरएनए वैक्सीन है ये क्या होती है?
सबसे पहली बात, आरएनए वैक्सीन हमने इसलिए डेवलप की है क्योंकि मोस्टली वायरसेस में जो है ना देखा जाता है आपका आरएनए प्रेजेंट होता है। तो अगर हम चलो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट डेवलप करें तो हम डीएनए वैक्सीन भी दे सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें आपकी बॉडी के अंदर या तो इंजेक्शन के थ्रू या ओरली हो गया, जो वैक्सीन दी जाएगी उसमें डीएनए होगा, मतलब ऐसा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो वायरल इन्फेक्शन है तो बेसिकली जैसा उसका वायरस का आरएनए रहेगा, हमें उसी के ही काउंटर एक्शन में आपको आरएनए वैक्सीन जो है प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी ही वो इफेक्टिव रहेगी। सो सिमिलरली जो आरएनए वैक्सीन है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। फॉर एग्जांपल अगर वो इंजेक्शन के थ्रू दी जा रही है तो हमारी बॉडी में एक इंजेक्शन दिया जाएगा, एक आरएनए बाहर से ही डाला जाएगा, जिसमें एक छोटा सा म्यूटेटेड आप कह सकते हैं वायरस का पार्ट होगा, ठीक है, जो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा, लेकिन इसके अगेंस्ट आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडीज बना लेगी पहले ही, तो ताकि जब आपका एक्चुअल वायरस, पूरा वायरस आता है आपकी बॉडी में, तो ये उसको खत्म कर देगा। ये इसका प्रोसेस रहता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम दिया जा रहा है mRNA वैक्सीन, ठीक है। मैसेंजर आरएनए वैसे पर्टिकुलरली हम इसको बोलते हैं क्योंकि हमारे जो आरएनए वो 3 तरह के होते हैं, mRNA, tRNA और rRNA, ठीक है। तो ये mRNA मैसेंजर आरएनए वैक्सीन होगी। अब हम इसका और बाकी स्टैटिक एनालिसिस जान लेते हैं कि नोबेल प्राइज क्या होते हैं, किस किस को दिए जाते हैं, कौन कौन से फील्ड में और कब से शुरू हुए थे। बेसिकली ये सबसे पहले इस्टेब्लिश किए गए थे अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है, जो हमारे डायनामाइट के भी मेजर फाउंडर रहे थे। इनको फर्स्ट 1901 में दिया गया था और ये मेजर आपके 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंस, देन लिटरेचर, मेडिसिन एंड पीस, ठीक है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपके ऊपर वाली 5 कैटेगरी है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंसेज, लिटरेचर एंड मेडिसिन, ये आपके स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। एंड ऑन दैट सेम डे जो आपके पीस के रिगार्डिंग दिए जाएंगे वो आपके नॉर्वे ओस्लो में दिए जाएंगे, ठीक है। सो ये मेजर आपको ध्यान रखना है, उसी दिन ये वाले नॉर्वे ओस्लो में दिए जाते हैं। इंडिया से जो फर्स्ट आपके थे रेसिपिएंट थे, या जिनको पहली बार ही मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, और फर्स्ट जो फीमेल थी वो आपकी थी मदर टेरेसा। ये आपके होगा पूरा स्टैटिक 360 डिग्री कंप्लीट एनालिसिस। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। WHO अप्रूव्स मलेरिया वैक्सीन, ये भी आपकी कल न्यूज आई थी जो मैंने कवर कर दी ताकि आपको कुछ मिस ना हो। R21 मैट्रिक्स M, ये वैक्सीन का नाम है, आप ये ध्यान रखना। मलेरिया एक बहुत ही खतरनाक जो है बीमारी है, ये आपकी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होती है। बेसिकली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक पैरासाइट है, वो पैरासाइट आपका फीमेल एनोफिलस मस्कीटो है। जैसे अगर ये मस्कीटो है, ठीक है, इसने किसी कंटेमिनेटेड फूड पे, वाटर पे फीड किया, ठीक है, और इसके अंदर जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पैरासाइट है, मेजरली तो आपका प्लाज्मोडियम रहता है और उसमें भी जो आपकी स्पीशी रहती है वो वाइवेक्स की ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मान लो वो कंटेमिनेटेड फूड था, इसने इस पे फीड कर दिया, तो इसके अंदर ये पैरासाइट आ गया है, ठीक है। अब ये पैरासाइट इसके अंदर जो है डेवलप होगा और इसके जो है बिल्कुल बीक है या पीक कह लो आप, जो भी है, इसके माउथ तक आ जाएगा, बिल्कुल आगे तक फ्रंट। अब अगर ये किसी भी ह्यूमन को जाके इन्फेक्ट करेगी तो उसके ब्लड में ये रिलीज कर देगी वो पैरासाइट, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल है किसी भी वन डे एग्जामिनेशन में, तो दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, या प्लाज्मोडियम भी आप कह दोगे तो ठीक है। और अगर आपसे मस्कीटो पूछा जाएगा तो होगा आपका एनोफिलस फीमेल मस्कीटो, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज के लिए। तो अब उस ह्यूमन बीइंग के जो है आरबीसीज में, सेल्स में, ये जो आपका पैरासाइट आ गया, सबसे पहले वो उसके लिवर में जाएगा, लिवर सेल्स में, हिपैटिक सेल्स में जाके वहां पे डैमेज करेगा, खुद को मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस होती है, आपका शाइजोगोन्ट बनाएगा, शाइजोगोन्ट सेल्स होते हैं जो डैमेज सेल्स हो जाएंगे, उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करेगा और दोबारा से ह्यूमन के पूरे बॉडी में, आरबीसीज में, माउथ तक जो है पूरा फैल जाएगा। फिर जब उस इन्फेक्टेड ह्यूमन को आके एक और फीमेल एनोफिलस मस्कीटो बाइट करेगी और वो किसी दूसरे एक सही मतलब जो ठीक ह्यूमन बीइंग है उसको जाके बाइट करेगी, तो वो उसके अंदर चला जाएगा। ये इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। तो मैंने आपको वो समझा दिया, लिखने का स्पेस कम था, तो उसी के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई गई है R21 मैट्रिक्स M। और ये किस किसने मिलकर बनाई है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इंडिया के इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट, और ऑक्सफोर्ड जो है यूनिवर्सिटी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। ICMR प्रोजेक्ट टू एक्सेलरेट कैंसर स्क्रीनिंग मेजर्स। बेसिकली इसमें ये बोला गया आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, ये कैंसर के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च करते रहते हैं ये बेसिकली, और उसमें बोला गया है कि कैंसर का डायग्नोस अगर हम इनिशियल स्टेज पे ही कर ले, हमें पता चल जाए इजीली, तो उसको क्योर करना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अगर हम लेटर स्टेज पे करते हैं तो उसका जो क्योर है वो डिफिकल्ट हो जाता है। साथ ही में ऐसा बोला जा रहा है कि आपके इंडिया जो है 3rd नंबर पे आता है, चाइना, यूएस एंड देन इंडिया। इंडिया में 3rd नंबर पे कैंसरस जो केसेस है सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग अभी वैक्सीन बनाने की बात चल रही है। तो जैसे इसके मतलब रिगार्डिंग फर्दर न्यूज आती है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही बताया गया है कि इसके रिगार्डिंग जो है हम वैक्सीन डेवलप करने की जो है रिसर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं हम।
अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और मुझे आपको बतानी थी कि कैंसर की सेल्स जो है किस तरीके से डेवलप होते हैं, इसमें मैंने स्पेस छोड़ दिया था। बेसिकली आपका जो ICMR है वो 4 इयर्स लगा के एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, और जो इसमें वैक्सीन दी जाएगी या जो मेडिकेशन दी जाएगी वो 4 इयर्स की रहेगी। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि 4 इयर्स थोड़ा जो है वर्किंग पीरियड थोड़ा लंबा हो गया, बट बेसिकली ये नहीं है, क्योंकि अगर आपको किसी की लाइफ को सस्टेन करना है परमानेंटली, क्योंकि कैंसर में क्या होता है ना कि हमें पता नहीं रहता है। ठीक है, जिस भी पर्सन को कैंसर होगा अब श्योरली कह नहीं सकते कि ये तब तक जो है सर्वाइव करेगा। सो इसलिए 4 इयर्स तो वो टाइम पीरियड बहुत कम है। अगर 4 साल तक कंटिन्यूअसली मेडिसिन उसको प्रॉपर वे में मिल जाती है और उसकी लाइफ जो है सस्टेन हो जाती है, सो 4 इयर्स एक ऑप्टिमम टाइम पीरियड है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैंसर सेल जो है डेवलप कैसे होते हैं। सो बेसिकली आपका ये एक हेल्दी सेल है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये डिवाइड करेगा। हमारे सेल्स किस तरीके से डिवाइड करते हैं आपको पता है, मियोसिस माइटोसिस से। अगर नहीं पता है तो बायोलॉजी की प्रोसेसेस होती है। मियोसिस में आपके एक सेल से 4 सेल बन जाते हैं और माइटोसिस में आपके एक सेल से 2 सेल बनेंगे। फर्क कितना रहेगा, माइटोसिस में जब आपके 2 सेल बनते हैं तो दोनों 2 and 2 मतलब इक्वल नंबर क्रोमोसोम्स के जाएंगे माइटोसिस में, और मियोसिस में जब आपके 4 सेल बनेंगे तो चारों में n तरीके से जाएंगे, लेकिन टोटल वही देखो आपका 4n ही रहेगा। खैर आपको इतना डीप नहीं पढ़ना है। ठीक है, उस आप भी ये जान लीजिए एक सेल से हमारे इस तरीके से मान लो 2 सेल में डिवाइड हुआ, फिर ये वाला सेल फर्दर 2 में डिवाइड होगा और ये वाला 2 में फर्दर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे 2 बन गए, इससे 2 बन गए, तो टोटल 4 सेल बन गए हमारे। लेकिन आपका अगर वो कैंसर सेल है तो क्या होगा, किसी भी एक सेल में ड्यूरिंग डिवीजन उसमें म्यूटेशन आ जाएगा। म्यूटेशन मतलब थोड़ा सा किसी एक जीन के पेयर में चेंज हो गया। जैसे हमने पढ़ा है हमारे पेयर्स होते हैं ATGC, A डबल बॉन्ड करता है T के साथ करता है DNA में। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपके किसी भी एक बेस पेयर में भी थोड़ा भी चेंज आ गया है, ठीक है, तो वहां पर आपकी म्यूटेशन हो जाएगी और इस वजह से आगे फर्दर जो भी सेल बनेगा वो कैंसरस बनता जाएगा। अब आप इसी से आइडिया लगा लीजिए, ये आगे डिवाइड हो जाएगा फर्दर 4 में, फिर आगे 16 में, ऐसे कर करके, और जो है हर एक में वो म्यूटेशन परसिस्ट करेगी आगे। तो आपका जो कैंसर है इसलिए कहते हैं वो फैलता जाता है, या तो उसको इनिशियल स्टेज पे ही क्योर कर लीजिए, नहीं तो बाद में फैलता जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट न्यूज रहेगा कि वर्ल्ड बैंक ने 6.3% अभी बोला है इंडिया की रिगार्डिंग जो है रिपोर्ट निकाले कि जो इंडिया की GDP रहेगी 2024 में वो 6.3% रहेगी, लेकिन यही चीज RBI ने बोली थी अराउंड 7.2% के। तो हमें बेसिकली ये डाटा ध्यान नहीं रखना है, हमें ध्यान का रखना है कि वर्ल्ड बैंक जो है उसके हेडक्वार्टर आपके वॉशिंगटन DC में है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बने थे 1944 में। इससे पहले आपका जब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन सामने आई थी, IBRD, ठीक है, और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लेकिन आपका बाद में IBRD और IDA, ठीक है, ये दोनों मिलके जो है इन्होंने वर्ल्ड बैंक को एस्टेब्लिश किया। बेसिकली आज हम इन्हीं को ही वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किस किसने मिलकर आपका जो है वर्ल्ड बैंक बनाया, तो IBRD और IDA ने, ये आपको पता रहना चाहिए फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद ये हमारी न्यूज थी जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस वाली। सो आई होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया हो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। साथ ही में कल CDS का रिजल्ट आया था, तो मेरे साथ काफी स्टूडेंट्स पर्सनल लेवल पे जुड़े हुए थे, कुछ फैमिली से हैं और कुछ वैसे भी हैं जिनका क्लियर भी हुआ है। तो मैंने उनको लास्ट मोमेंट पे PYQ के थ्रू एनालिसिस करके दिया था UPSC के क्वेश्चंस का। तो मैं सोच रही थी मैं इस चैनल पर भी वो वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। तो अगर आप लोग CDS या UPSC एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और PYQ ट्रिक्स के थ्रू आप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं इजिली, तो उसके लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। रिसेंटली आपको उसके रिगार्डिंग वीडियोज देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।